नमस्कार। सेठ श्री सूरजमल दापड़िया, आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ नागौर के ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का 15 नंबर अध्याय कुछ प्राकृतिक घटनाएं। ध्यान दीजिए, कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो हम अधिकतर अपने दैनिक जीवन में देखते हैं या अनुभव करते हैं। इन प्राकृतिक घटनाओं के पीछे इनका वैज्ञानिक कारण क्या है या ये घटनाएं किस कारण से होती है। इन घटनाओं से हमें किस प्रकार का लाभ होता है या हमें इन घटनाओं से किस प्रकार से हानि होती है तथा इन प्राकृतिक घटनाओं से हम किस प्रकार से बच सकते हैं। तो इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कुछ प्राकृतिक घटनाएं, उनके लाभ और हानियां और कुछ प्राकृतिक घटनाओं से बचने के उपाय। ध्यान दीजिए, तड़ित का हम साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि बादलों का तेज आवाज में गरजना और हमें एक तरह से बिजली चमकती हुई नजर आती है। हमने देखा कि वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है या वर्षा होती है उस समय घने बादल होते हैं और घने बादलों के अंदर तेज आवाज, गड़गड़ाहट की आवाज के साथ चमकती हुई हमें बिजली नजर आती है। वो बिजली किस कारण से है या वो तेज आवाज क्या होती है, ध्यान दीजिए। बादलों में आवेश एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है, यानी बादलों में आवेश उत्पन्न होता है। और हमें पता है कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। तो इस प्रकार से बादलों में आवेश उत्पन्न होता है और आवेश उत्पन्न होने से हमें तड़ित या गर्जन की जोर से आवाज सुनाई देती है। आगे ध्यान दीजिए, रगड़ द्वारा आवेशन। हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं या टकराते हैं तो उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। एक वस्तु में धन आवेश और दूसरी वस्तु में ऋण आवेश। यानी सर्दियों के मौसम में हम अधिकतर अपने हाथों को जोर जोर से रगड़ते हैं तो इससे ये होता है कि हमें ऊष्मा का जो है अनुभव होता है। ये ऊष्मा का अनुभव में क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम हमारे हाथों को जोर जोर से रगड़ते हैं तो हमारे हाथों को हम रगड़ने से हमारे हाथों में आवेश उत्पन्न हो जाता है। एक धनावेश होता है और दूसरे हाथ में ऋणावेश होता है और इस आवेश उत्पन्न होने से ये आवेश आपस में टकराते हैं। धन आवेश और ऋण आवेश आपस में टकराते हैं और इन आवेश के टकराने से हमारे जो हाथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है, एक प्रकार की हमें ऊर्जा का अनुभव होता है और हमें कम सर्दी का अनुभव करते हैं। अतः आवेश को उत्पन्न करने के लिए हम अपने हाथ को इस प्रकार से रगड़ते हैं। ध्यान दीजिए, जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो ये कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। यानी मान लीजिए कोई प्लास्टिक है और उस प्लास्टिक में पॉलीथीन की थैली को रगड़ते हैं, या मान लीजिए पेन है, इस पेन को पॉलीथीन की थैली पर रगड़ते हैं तो रगड़ने से दोनों के मध्य आवेश उत्पन्न हो जाता है और ये विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है और यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है। आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रिया। आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रिया, जैसा मैंने पहले बताया था कि हम किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है और आवेश दो प्रकार का होता है, एक तो धन आवेश होता है और दूसरा ऋण आवेश होता है। अतः
समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हमने ये देखा कि जो आवेश उत्पन्न होता है, मान लीजिए कोई दो वस्तु है, उसमें दो वस्तु में आवेश उत्पन्न हो गया, धन आवेश और ऋण आवेश। तो हम देखते हैं कि जो समान आवेश है, धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा और धन आवेश ऋण आवेश को आकर्षित करेगा। तो हम संक्षिप्त में ये कह सकते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। यदि हम किसी वस्तु के पास जिसमें धन आवेश पहले से है, अगर किसी वस्तु के पास धन आवेश पहले से है और उसके पास हम दूसरी ऐसी वस्तु ले जाते हैं जिनके पास भी धन आवेश है, तो धन आवेश और धन आवेश के मध्य क्या होगा, दोनों समान आवेश हो गए और दोनों समान आवेश है तो इसमें प्रतिकर्षण होगा और वो जो वस्तु है वो एक दूसरे से दूर जाने की जो है कोशिश करेगी। देखिए, तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और अगर कोई वस्तु है जिसमें मान लीजिए पहले से धन आवेश है और उस वस्तु में हम दूसरी वस्तु उसके पास ले जाते हैं जिसमें ऋण आवेशित है, तो एक पहले से वस्तु थी जिसमें धन आवेश है, दूसरी वस्तु है जिसमें ऋण आवेश है, उनको हम पास ले जाते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करती है। अतः मान लीजिए हम दो समान वस्तु है, मान लीजिए हम दो गुब्बारा लेते हैं और उन गुब्बारों में हवा भरते हैं और उस गुब्बारों को दोनों गुब्बारों को आपस में धीरे धीरे रगड़ते हैं या टकराते हैं, तो हम देखते हैं दोनों समान हैं और दोनों को रगड़ने से या दोनों को टकराने से इसमें आवेश उत्पन्न हो गया और दोनों में समान आवेश उत्पन्न हो गया और समान आवेश उत्पन्न होने से हम कुछ उन गुब्बारों को पास लाने के कुछ समय बाद जो ही उनमें आवेश उत्पन्न होता है, तो जैसे आवेश उत्पन्न हो गया तो उन गुब्बारों को हम जैसे पास लाने की कोशिश करेंगे तो गुब्बारे अपना आप दूर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने उस गुब्बारे को रगड़ा था तो उनमें समान आवेश उत्पन्न हो गया और समान आवेश हमेशा प्रतिकर्षित होते हैं, दूर जाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण मान लीजिए, एक गुब्बारा है और दूसरा मान लीजिए पेन है और दूसरी वस्तु है, उन दोनों को हमने आपस में रगड़ा या दोनों में आपस में जोर से उनको संपर्क किया तो हम देखते हैं कि एक गुब्बारा था उसमें धन आवेश उत्पन्न हो गया मान लीजिए, और जो दूसरी वस्तु है उसमें ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। फिर हम कुछ समय के बाद उन वस्तु को पास लाने की कोशिश करते हैं तो वो वस्तु गुब्बारे में चिपकने की कोशिश करती है। अतः हम देखते हैं कि उनमें जो आवेश उत्पन्न हुआ था तो विपरीत आवेश है और वो एक दूसरे को मतलब आकर्षित करती है। इसका सिंपल सा उदाहरण है कि हमारे सूखे बाल होते हैं और सूखे बाल में जोर जोर से कंघा 4-5 बार रिवीजन करेंगे या रिपीट करेंगे और उस कंघे में हम देखेंगे कि एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हो गया। फिर उसी कंघे को हम किसी कागज के टुकड़े के पास हम ले जाते हैं तो वो कागज के टुकड़े हैं उस कंघे के चिपक जाते हैं, क्योंकि उस कंघे में हमने आवेश उत्पन्न कर दिया और वो आवेश क्या उन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। अतः हम देखते हैं कि समान आवेश हमेशा एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं और विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे के आकर्षित होते हैं। आवेश का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण का यह तात्पर्य है कि जो हमने आवेश उत्पन्न किया उस आवेश को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से भेज सकते हैं। तो उस आवेश को स्थानांतरण करने के लिए हमें धातु की आवश्यकता होती है, चाहे वो धातु किसी प्रकार की हो, और धातु के माध्यम से ही आवेश है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। यानी हमने देखा कि जो तार है वो तार के अंदर जो विद्युत आती है, ये विद्युत एक प्रकार का आवेश है और दूसरी जगह से गंतव्य स्थान पर आने पर ये आवेश आता है तो ये आवेशों का प्रवाह हो गया और उसको लाने के लिए तार होते हैं वो किसी न किसी प्रकार की धातु से बने हुए होते हैं, या तो लोहे से बने हुए होते हैं या फिर तांबे से बने हुए होते हैं। तो मेरे कहने का यह तात्पर्य हुआ कि आवेश को स्थानांतरित करने के लिए किसी न किसी प्रकार की धातु की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, आवेश का स्थानांतरण, विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जाता है। विद्युत आवेश जो उत्पन्न किया गया उस विद्युत आवेश को किसी अन्य वस्तु में हमारे को भेजना है, तो भेजने के लिए हमें किसी
किसी न किसी प्रकार की धातु का उपयोग करना चाहिए। धातु के बिना वो आवेश का प्रवाह नहीं होगा, आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा। भू संपर्कण यानी जमीन से संपर्क करना, जमीन से संपर्क करना। हमने ये देखा है कि अधिकतर हम बड़े बड़े मकान या बिल्डिंग देखते हैं, उनके ऊपर एक कॉर्नर में हमें तार लगाते हैं और उस तार का सीधा संबंध जमीन से होता है। और वो तार इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो आवेश है, मान लीजिए बिजली के गरजने से या बिजली गिरने से बरसात के मौसम में जो आवेश है उस तार के माध्यम से वो जमीन में पहुंच जाता है, यानी किसी प्रकार की उस मकान को हानि नहीं हो। अतः बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, मकान होता है, उसमें तड़ित यंत्र लगाया जाता है। वो क्या करता है, आवेश के स्थानांतरण के लिए ये आवेश को जमीन में भेजने का काम करता है। अतः मकान में हमेशा कॉर्नर में एक तार लगाना चाहिए जो छत से उस तार का जो संपर्क है छत से जमीन तक होना चाहिए, ताकि आवेश का प्रवाह उस तार के माध्यम से जमीन में चला जाए, आवेश जो जमीन में चला जाए और ऐसी घटना जब तड़ित हो या बिजली गिरती हो तो उस समय उस मकान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। भू संपर्क का मतलब है किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्कण कहते हैं। अतः हमारे मकान को हानि नहीं पहुंचे, हमें एक प्रकार का ऐसा यंत्र बनाना चाहिए, ऐसा तार बनाना चाहिए जिसका संपर्क जमीन से लेकर के छत से हो, ताकि उस मकान पे मान लीजिए बिजली गिरे, ज्यादा आवेश गिरे तो वो आवेश उस तार के माध्यम से, वो तार एक धातु हो गई और उस धातु के माध्यम से वो जमीन में चला जाता है और हमारा मकान टूटने की समस्या नहीं होती है। इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। कुछ प्राकृतिक घटनाएं देखें। पवन, तूफान, चक्रवात, जो हमने इसका अध्ययन कक्षा 7 में किया था। चक्रवात मानव जीवन और उसकी संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचा सकता है। चक्रवात जो हवा का तेज राउंड में घूमना एक प्रकार का चक्रवात है, वो मानव जीवन को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। आपने ये भी जाना कि कुछ सीमाओं तक हम इन विनाशकारी घटनाओं से अपना बचाव कर सकते हैं और हमें इन विनाशकारी घटनाओं से हम बच सकते हैं। कुछ उपाय दिए गए हैं। देखिए इस अध्याय में 2 अन्य विनाशकारी परिघटनाएं जैसे तड़ित और भूकंप के बारे में चर्चा करेंगे। हम इन परिघटनाओं के बारे में विनाशों को कम करने के उपाय की भी चर्चा करेंगे और इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे तड़ित और भूकंप। ये क्या होता है, तड़ित भूकंप क्या होता है, इसका आने का रीजन क्या है और इनसे हम कैसे बच सकते हैं, हमें किस प्रकार की क्रिया करना चाहिए, किस प्रकार का हमें हमारा एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे हमें तड़ित और भूकंप से बच सके। तड़ित, विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होगी। ये परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते हैं। अपनी सॉकेट में प्लग के ढीले हो जाने पर चिंगारियां निकलती देखी होगी। तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी है। वास्तव में तड़ित क्या है? एक विद्युत की चिंगारी है। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे और वो ऐसा मानते थे कि ये देवी देवताओं का प्रकोप है। लेकिन विज्ञान में ये सिद्ध किया कि वास्तविक चिंगारी होती क्या है, एक आवेशों का प्रवाह है। अतः वे तड़ित से डरते थे और सोचते थे कि ये भगवान क्रोध होने के कारण ये हुआ है। तो प्राचीन काल में ऐसा मानते थे कि ईश्वर क्रोध के कारण ऐसा होता है। जब वास्तव में हम ये जानते हैं कि बादलों में आवेश एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है और वास्तव में तड़ित क्या है, बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इस घातक
चिंगारी से अपने बचाव के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। हमें घबराना नहीं चाहिए और इनसे सावधानी बरतनी चाहिए, हमें इनसे बचना चाहिए। चिंगारियां जिनके विषय में यूनानी जानते थे, 600 ईस्वी पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी ये जानते थे कि जब एम्बर को फर्श से रगड़ते हैं तो ये बालू जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। आपने देखा जब आप ऊनी या पॉलिस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो चट चट की ध्वनि के साथ चिंगारी तक देख सकते हैं। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ये दर्शाता है कि तड़ित और आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक परिघटना है, परंतु इस तथ्य की साकार होने में 2000 वर्ष लगे। अब हम वस्तु आवेश से कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे। ये भी देखेंगे कि आकाश में तड़ी से किस प्रकार संबंध है। विद्युत आवेशों की प्रकृति को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करें, परंतु पहले उस खेल को याद कीजिए जिसे आपने कभी खेला होगा। जब आप प्लास्टिक के पैमाने को अपने सूखे बालू से रगड़ते हैं तो पैमाना कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर सकता है। यानी प्लास्टिक की जो स्केल होती है हम उनको बालू पर रगड़ते हैं और रगड़ के फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़े के ऊपर उस पैमाने को देखते हैं तो वो कागज के टुकड़े हैं, वो पैमाना है स्केल अपनी ओर आकर्षित करती है। रगड़ द्वारा आवेशन, जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो ये कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इस प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालू से रगड़ते हैं तब ये भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तु कहते हैं। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बॉल भी आवेशित हो जाते हैं। आइए आपकी जानी पहचानी कुछ अन्य वस्तुओं को आवेशित करने का प्रयास करते हैं। आवेशों के प्रकार और उनकी अन्योन्य क्रियाएं। देखिए आवेश कितने प्रकार का होता है और अन्योन्य प्रक्रियाएं क्या होती है। दो गुब्बारा लेते हैं और उन दो गुब्बारों को एक दूसरे से स्पर्श नहीं करते हैं। उन दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं। आप देखते हैं कि क्या होता है। हम देखते हैं कि दोनों गुब्बारे आपस में पास भी जाते हैं, यानी विपरीत ओर जाते हैं। आइए हम इस क्रियाकलाप को पेन के बेकार इग्नों के साथ दोहराते हैं। एक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए, कांच के गिलास के स्टैंड की भांति उपयोग करते हुए इस गिलास में रखिए। दूसरी रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए, इस आवश्यक रिफिल के निकट लाइए। सावधान रहिए रिफिल का आवेश सिरा अपने हाथ से न छुए। क्या गिलास पहले रिफिल में कोई प्रभाव पड़ता है? क्यों? ये दोनों रिफिल एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं। इस क्रियाकलाप में हम ऐसी आवश्यक वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए थे जो उसी पदार्थ से बनी थी। यदि भिन्न पदार्थ से बनी दो आवश्यक वस्तु को एक दूसरे के निकट लाएं तो क्या होगा, आइए पता लगाएं। एक रिफिल को पहले की भांति रगड़कर धीरे धीरे गिलास में रखिए। इस रिफिल के निकट एक खुला हुआ आवश्यक गुब्बारा लाइए और परीक्षण कीजिए। यानी दोनों प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इन दोनों परीक्षणों का यह सार यह है कि एक आवेशित गुब्बारे से दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया जाता है। एक आवेशित रिफिल से दूसरे आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रिफिल को आकर्षित किया। क्या यह इंगित करता है कि गुब्बारे पर आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार का था? क्या फिर हम ये कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं? क्या हम ये भी कह सकते हैं कि सहजातीय यानी एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? मान्यता के अनुसार ऐसी मान्यता है, रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। यानी रेशम के ऊपर हम कांच की छड़ रगड़ते हैं तो जो कांच की छड़ होती है उस पर हमेशा धन आवेश उत्पन्न होता है। अन्य प्रकार के आवेश को ऋणावेश कहते हैं और रेशम के ऊपर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ये देखा गया कि जब पॉलीथीन कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए
आवश्यक प्लास्टिक स्ट्रा के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। आपके विचार से प्लास्टिक स्ट्रा पर किस प्रकार का आवेश होना चाहिए? आपका यह अनुमान है कि प्लास्टिक स्ट्रा पर ऋणावेश होना चाहिए। सही है। रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थितिक होते हैं, वे स्वयं गति नहीं करते। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। अब कक्षा 6 में विद्युत धारा के विषय में अध्ययन कर लिया है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली वह विद्युत धारा जिसमें बल्ब चमकता है, तार गर्म हो जाता है और कुछ नहीं वरना आवेशों का प्रवाह ही है। विद्युत धारा वास्तव में होता क्या है? विद्युत धारा आवेशों का प्रवाह ही होता है। आवेश का स्थानांतरण यानी आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से पहुंचते हैं? एल्यूमिनियम की पन्नी, एल्यूमिनियम एक धातु है। एल्यूमिनियम की पन्नी पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिपल से आवेश प्राप्त करती है। याद रहे, धातुएं विद्युत की चालक होती है। धातुएं विद्युत की हमेशा सुचालक होती है। समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्ष करती है, वे फैल जाती है। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। इस प्रकार हमें यह याद है कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिए। ऐसा करते हैं आप पन्नी की पट्टियों में एक परिवर्तन देखते हैं, वे अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है। पन्नी की पट्टियों को आवेशित करने तथा पेपर क्लिप को स्पर्श करने की क्रिया को दोहराइए। हर बार आप देखेंगे कि जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं पन्नी की पट्टियां सिमट जाती है। इसका कारण यह है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है। तब हम कह सकते हैं कि पन्नी की पट्टियां अनावश्यक है। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की क्रिया भू संपर्कण कहलाती है। विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचाने के लिए भवनों